हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 39। वो लड़का अपने पेट को पकड़े झुका हुआ था। दर्द के भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। सामने गुस्से से स्वयं खड़ा था। उसके बाल पलकों तक बिखर आए थे। उसकी बाईं आंख के बिल्कुल पास में एक तिल था। फिलहाल के लिए उसकी हमेशा शांत रहने वाली भूरी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो सामने खड़े उन लड़कों को घूर रहा था। तभी वहां तेज हवा चलने लगी। हवा की वजह से उसके बाल उड़ने लगे थे। रिसेस खत्म हो चुका था तो बच्चे अपने क्लास में चले गए थे, जिस वजह से गार्डन के एरिया में उनके अलावा और कोई नहीं था। स्वयं ने अपना सिर झटका और देखा तो बाकी बच्चे लड़के गुस्से से उसे देख रहे थे। उन्हें देखकर स्वयं के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। ये लोग फिर से गलती करने वाले थे। पीछे खड़े लड़कों में से एक गुस्से से स्वयं की तरफ बढ़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? उस लड़के ने अपना पंच उठाया ही था कि स्वयं ने उसका हाथ ऊपर से ही रोक लिया। उस लड़के ने हैरानी से अपनी पलकें झपकाई और इसी के साथ वो दर्द के मारे चीख पड़ा। उसके हाथ को कसकर पकड़े हुए ही स्वयं ने दूसरे हाथ से उसके गर्दन को पकड़ा और पैरों के घुटने पर जोरदार किक मारी। वो लड़का दर्द की वजह से घुटनों पर बैठ गया तो अपने पंजों पर ही झुकते हुए स्वयं बोला, आइंदा पीयू को रुलाने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी इस गलती का अंजाम क्या होगा। फिर थोड़ा रुककर उसके गाल थपथपाते हुए खड़ा हो गया। वो पलटकर आगे बढ़ा ही था कि अब तक पहले वाला लड़का संभल चुका था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कटर बाहर निकाला। बिल्कुल हल्के कदमों से वो स्वयं के पीछे बिना शोर किए बढ़ गया। उसने एकदम से स्वयं पर कटर से वार करना चाहा, मगर इसी के साथ स्वयं घूमा और कटर सहित उसका हाथ पकड़कर घुमा दिया। उस लड़के की हड्डियों से खट की आवाज आई और वो दर्द से बिलबिला उठा। शालिनी अपने कैबिन से कुछ फाइल्स उठाए बाहर निकली। सामने ही सुमित खड़ा था। शायद वो इसी इंतजार में था कि शालिनी बाहर निकले। वहीं पीयूष उसी समय नारायण जी और स्वर के साथ बात करते हुए बाहर निकला। उसके दोनों हाथ पॉकेट में थे और उसकी चाल में अलग ही रुआब था। उनके पीछे अंकित भी था। पीयूष की अभी एक मीटिंग खत्म हुई थी जो स्वर और नारायण जी के साथ थी। अब उनकी मीटिंग कुछ बिजनेसमैन के साथ थी जो उनके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते थे, जिनमें मयंक की कंपनी भी शामिल थी। हालांकि आज उसकी मीटिंग सिर्फ अंकित और स्वर के साथ थी, मगर नारायण जी की मौजूदगी ने उसे जरूर हैरान कर दिया था। बाद में उनसे बात करने पर पीयूष को पता चला कि बिजनेस के मामले में नारायण जी काफी पुराने व अनुभवी खिलाड़ी रह चुके हैं। सुमित की नजरें खुद पर महसूस कर शालिनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, मगर इस बीच उसकी नजरों को पीयूष की तेज नजरों ने भाप लिया था। उसने सुमित को ऐसे घूरा कि वो मजबूर हो गया अपनी नजर झुकाने के लिए। पीयूष के रुक जाने से बाकी लोग भी खड़े होकर उसे देख रहे थे। सुमित पर से अपनी नजरें हटाकर वो शालिनी की तरफ बढ़ गया। पीयूष को शालिनी की यही बात खटक गई थी। हर बार चुप रहना जरूरी तो नहीं होता, कभी कभी जवाब देना जरूरी होता है। हर बार नजरअंदाज करना भी अच्छा नहीं होता। 7 साल 7 साल हो गए थे, मगर शालिनी अब भी नहीं बदली थी, या फिर वो पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। पीयूष के ऐसे हाथ पकड़ने से शालिनी अचकचा गई। सबकी नजरें उन्हीं पर थी। मन ही मन वो पीयूष को कोई तमाशा नहीं करने के लिए ना जाने कितनी बार कह चुकी थी। क्या हुआ मिस्टर ओबरॉय, मेरा हाथ छोड़िए, उसने हल्के धीमे आवाज में कहा। तो पीयूष ने उसका हाथ अच्छे से पकड़ लिया और स्वर की तरफ मुड़ते हुए बोला, मिस्टर रायजादा, मुझे मिस अग्रवाल से कुछ जरूरी बात करनी है। उम्मीद है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वर ने पहले शालिनी की तरफ देखा, फिर पीयूष की तरफ। वो मना करने ही वाला था, तभी नारायण जी ने पीयूष को देखकर कहा, 10 मिनट है आपके पास मिस्टर ओबरॉय। बात अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पीयूष ने एक नजर शालिनी को देखा, फिर शालीनता से उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा, सर मेरे लिए 10 मिनट काफी हैं। वैसे भी आप चाहे तो मिस अग्रवाल से पूछ सकते हैं, हम काफी पहले से एक दूसरे को जानते हैं। नारायण जी ने शालिनी की तरफ देखा तो शालिनी ने अपनी पलकें झपका दी और सिर हल्के से हामी में हिलाकर जबरदस्ती मुस्कुरा दी। वो नहीं चाहती थी कि पीयूष इस चीज को लेकर किसी भी तरीके का तमाशा सबके बीच करे। तुम्हें मुझसे और मेरी शांत जिंदगी से प्रॉब्लम क्या है? अपना हाथ बांधकर उसे घूरते हुए शालिनी ने कहा। तो पीयूष ने अपनी नजरें उठाई और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिए, मगर इससे पहले कि उसके हाथ शालिनी को छू भी पाते, शालिनी ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और उसे जलती निगाहों से घूरते हुए बोली, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की तो। उसका जवाब सुनकर पीयूष ने बड़ी आसानी से अपना हाथ छुड़ाया और सिर हल्का सा नीचे किए मुस्कुरा दिया। उसके दाएं गाल पर डिंपल गहरा गया। अगले ही पल अपने सिर को उठाकर उसने शालिनी को देखा। यही गुस्सा, जैसे तुम मुझ पर गुस्सा कर रही हो खुद के छूने से पहले ही, वैसे ही वो सुमित ठाकुर को जवाब क्यों नहीं देती? मुझे नजरअंदाज करती हो करो, मगर सुमित जैसे इंसान नजरअंदाज करने लायक नहीं है। शालिनी एकटक उसे देख रही थी। ये तो बिल्कुल सच था कि सुमित की नजरें उसे अंदर तक चुभती थी, मगर इतनी अच्छी नौकरी थी उसकी। अगर इस कंपनी के मैनेजर
और पुराने एम्प्लॉय में से एक सुमित के खिलाफ बोलने का अंजाम उसे अपनी नौकरी खोकर न चुकाना पड़ जाए। बस यही सोचकर वो चाहकर भी उसके खिलाफ कभी कुछ बोल नहीं पाई। मगर पीयूष की आंखों में देखते हुए उसने टोन भरे लहजे में कहा, 7 साल पहले किसी को थप्पड़ से जवाब देने की गलती की थी, उसकी सजा आज तक भुगत रही हूँ। अब हिम्मत नहीं है कि फिर किसी को जवाब दूं। उसकी बात सुनकर पीयूष के दिल में एक गहरी टीस सी महसूस हुई। वो भले ही इन 7 सालों में पूरी तरह बदल चुका था, मगर अभी तक वो खुद को माफ नहीं कर पाया था और ना ही वो खुद को माफ कर पाता। हर पल एक गहरे दर्द में रहकर उसका स्वभाव भले ही सर्द किस्म का हो गया था, मगर अभी भी वो हर पल खुद की ही नजरों में हार जाता जब जब वो सारी चीजें उसके जहन में वापस ताजा होती। शालिनी ने अपनी नजरें फेर रखी थी, मगर कनखियों से पीयूष को ही वो देख रही थी। आखिर जब उसे लगा कि उसके जज्बात खुद से संभाले नहीं जाएंगे, तो मुश्किल से खुद को काबू करते हुए उसने पीयूष की तरफ देखा और कहा, आपकी जरूरी बात हो गई हो तो हम बाहर चलें मिस्टर ओबरॉय, क्योंकि अभी मुझे इसके बाद भी काफी काम है। उसकी बात सुनकर पीयूष ने सिर हिलाकर हामी भर दी। शालिनी ने अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए तो वो भी उसके पीछे बढ़ गया। बाहर आकर पीयूष सबके साथ मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ गया और शालिनी फाइल स्वर के कैबिन में रखने के बाद अपने कैबिन में जाकर बाकी बचा काम निपटाने लगी। इस बीच उसके हैंडबैग में पड़ा फोन ना जाने कितनी ही दफा वाइब्रेट होकर बंद हो चुका था। वहीं स्कूल में छुट्टी का वक्त हो चुका था। पीयू का हाथ पकड़े वो खड़ा था। स्वयं की आंखों पर अब चश्मा लगा था। उसने पीयू को पकड़कर गेट से निकलते हुए कहा, पीयू आज तुम बस से नहीं जाओगी घर। चलो ड्राइवर अंकल आ गए होंगे, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। उसकी बात पर पीयू ने कुछ भी नहीं कहा तो वहीं खड़ी उसकी क्लास टीचर ने पीयू का बैग स्वयं को देकर कहा, स्वयं आर यू श्योर कि तुम पीयू के साथ उसे छोड़ने चले जाओगे? मैंने उसकी मम्मा को कॉल किया था लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। उसकी बात सुनकर स्वयं ने पीयू को देखा और फिर उसकी क्लास टीचर को, जिनके चेहरे पर पीयू को लेकर चिंता के भाव थे। आप टेंशन मत लीजिए टीचर, पीयू के नानू घर पर ही होंगे, पहुंचने के बाद मैं आपको कॉल कर दूंगा। उसकी बात सुनकर टीचर के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए। पीयू हमेशा से स्कूल के टीचर्स की फेवरेट रहती थी। कुछ ही गिने चुने टीचर थे जो पीयू को पसंद नहीं करते थे, बाकी सब तो उसकी मासूमियत और तेज दिमाग पर ही कायल थे। उनमें से ही एक थी पीयू की क्लास टीचर। वो कार शालिनी के घर के बाहर आकर रुकी और पीछे के गेट से स्वयं पीयू का हाथ पकड़े और उसका बैग लिए बाहर निकला। पीयू के कानों में अब भी उन लड़कों की बात गूंज रही थी, तुम्हें पता है इसके पापा नहीं हैं, सुना है इसके पापा थे लेकिन फिर वो इसकी माँ को छोड़कर चले गए। पीयू की आंखें ना चाहते हुए भी आंसुओं से भर गई। उसके लिए हमेशा उसकी मम्मा पहले थी और आज उन लड़कों ने उसकी मम्मा के बारे में बोला था, जिसे पीयू का बाल मन चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। मोहन जी ने जब पीयू के साथ स्वयं को देखा तो उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। अरे स्वयं बेटा, उन्होंने बोला तो स्वयं उन्हें देखकर मुस्कुरा दिया और बोला, नानू प्लीज अपना मोबाइल दीजिए ना, मुझे शालू आंटी और पापा को कॉल लगाना है। मोहन जी ने सवालिया नजरों से उसे देखा और कुछ पूछना चाहा, मगर ये सोचकर कि हो सकता है स्वयं को उनसे कोई बात करनी हो, इसलिए मोहन जी ने अपना मोबाइल निकालकर उसे दे दिया। हेलो पापा, उसने जब बोला तो दूसरी तरफ से मीटिंग हॉल में बैठा स्वर उसकी आवाज सुनकर चौंक गया। उसके ही पास बैठा अपनी उंगलियों में पेन घुमाते पीयूष की उंगलियां एकदम से पेन घुमाते हुए रुक गई। स्वर के चेहरे के बदलते भावों को देख उसकी आंखें छोटी हो गई। उसके लिए दूसरों के भावों को पढ़ना जितना आसान था, उतना ही मुश्किल सामने वाले के लिए उसके चेहरे के भाव पढ़ना था, और स्वर उसके चेहरे के बदलते भाव ही सब कुछ बता देते थे। जहां फिलहाल के लिए अभी पीयूष को सिर्फ चिंता नजर आ रही थी, अगले ही पल उसके कानों में स्वर की धीमी मगर हैरानी से भरी आवाज पड़ी, क्या पीयू रो रही है? स्वर एकदम से उठ खड़ा हुआ। सबकी नजरें उस पर ठहर गई। सामने खड़ी तिथि जो इन्वेस्टर्स को इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी, वो भी रुक गई। ऐसी मीटिंग बीच में रोकने की वजह से काफी इन्वेस्टर्स उससे नाराजगी से देखने लगे, तो स्वर ने सबको दरकिनार करते हुए नारायण जी की तरफ देखा और हल्का सा झुककर उनके कानों में कुछ बोला, जो सुनकर नारायण जी और अंकित भी खड़े हो गए। मैं आप सबसे, खास करके मिस्टर ओबरॉय, आपसे माफी मांगना चाहूंगा, मगर अभी हमें कहीं जाना है और वो इस मीटिंग या इस प्रोजेक्ट से भी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, कहकर स्वर ने हल्का सा झुककर माफी मांगते हुए कहा और सुमित को कुछ समझाकर वहां से निकल गया। नारायण जी और अंकित जी पहले ही निकल चुके थे। उनके जाने के कुछ पलों के बाद ही पीयूष अपनी जगह से उठा और अपने ब्लेजर के बटन बंद करते हुए उसने एक नजर तिथि को देखा तो तिथि ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद पीयूष लंबे कदमों से वहां से निकल गया। उसके पीछे पीछे मयंक भी निकल गया तो तिथि और सुमित सबको हैंडल करने लगे। थोड़ी देर बाद मयंक ने पीयूष को घूरते हुए कहा, ये क्या हरकतें हैं अब तेरी?
ऐसे कौन नजर रखता है, हम डायरेक्ट भी तो जा सकते हैं ना। उसके बोलने पर पीयूष ने पहले उसे घूर कर देखा, फिर कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे यहीं से सब देखना है और मैं यहीं से देखूंगा। तुझे कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से कूद जा। मयंक ने उसे देखकर सिर हिला दिया और बोला, पता नहीं अब क्या क्या देखना बाकी रह गया है। पीयूष के हाथ दूरबीन के लेंस कसते कसते रुक गए। उसने मयंक को अपनी सर्द नजरों से घूरा और अगले ही पल मयंक दबी सी आवाज में चीख पड़ा, क्या है वजह स्वर नारायण जी और अंकित के बीच मीटिंग में ऐसे उठकर जाने की? क्या कर रहा है पीयूष? कभी पीयूष खुद को माफ कर पाएगा? फिर से जीत पाएगा वो शालिनी का भरोसा? क्या स्वर है स्वयं के पापा? पीयू की नाराजगी होगी दूर? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।